नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने 20 प्रश्न पढ़े थे जो कि 2022 का यूजीसी नेट का पेपर था। आज हम उसके बाद यानी कि 21 प्रश्न हम लोगों ने कर चुके थे हम लोग पहले। आज हम 22वां प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पढ़ने के पहले फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। हिंदी साहित्य यूजीसी नेट यूजीसी नेट 2022 का पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। यूजीसी नेट 2022 का पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। तो कल हमने 21 प्रश्न कर लिए थे। आज हम 22वां प्रश्न करने वाले हैं। देखिए जरा 22वां प्रश्न क्या बोलता है। बिसोवा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो ऑप्शन नंबर ए है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर बी है सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी नामदेव, ऑप्शन नंबर डी मूलक दास। तो बिसोवा खेचर या खेचरनाथ जो है वो किसके गुरु थे? नामदास के गुरु थे। वो किसके गुरु थे? नामदास के गुरु थे। नामदास के गुरु थे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। तो क्या है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित? ऑप्शन नंबर ए आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी चुनार, ऑप्शन नंबर डी भारत मित्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है केवल क और ख, ऑप्शन नंबर बी है केवल ख और ग, ऑप्शन नंबर सी है केवल ग और घ, ऑप्शन नंबर डी केवल ख और ग, ऑप्शन नंबर डी केवल ख और ग। तो शिव शंभू के जो चिट्टे हैं उसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ख और घ यानी कि कलकत्ता और भारत मित्र जो कि शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित हैं। क्या संबंधित हैं? कोलकाता नाम संबंधित हैं और भारत मित्र संबंधित हैं। दोनों नाम शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न सही जोड़ी से संबंधित है। आपको सूची ए और सूची बी को सुमेलित करना है। तो सूची ए में दिया गया है भारत तेंदु के सामने है फागुन दुई रे दिना, और ऑप्शन नंबर ख यानी कि सूची बी का ख वाला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के सामने है मेरी जन्मभूमि, और तीसरे नंबर पे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सामने है कवि और कविता। और अगला है विद्या निवास मिश्र के सामने है जातीय संगीत। तो देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन होने वाला है। सूची ए और सूची बी को या सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करना है। देखिए जरा सम्मिलित करने पर क्या आता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। आपके सामने कोड दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी 4 3 2 1 और ऑप्शन नंबर डी 2 3 4 1। तो देखिए जरा हम देखेंगे कि जो जोड़ी है, जोड़ी में हम देख रहे हैं कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र यानी कि जातीय संगीत। भारत तेंदु हरिश्चंद्र के सामने आएगा जातीय संगीत। ये तो क्लियर हो रहा है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र के सामने क्या आएगा? जातीय संगीत। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सामने आएगा कवि और कविता। ये 2 क्लियर है। फिर से हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा मिल रहा है। 4 3। तो 4 3 वाला ऑप्शन सिर्फ स वाला ऑप्शन है, यानी कि 4 3 2 1 4 3 2 1
4-3-4-3-2-1। तो 4-3 में क्या आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सामने आएगा 4 मतलब यानी कि जातीय संगीत, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सामने आएगा कवि और कविता, यानी कि 4-1-2, यानी कि 1 नंबर पे आएगा जातीय संगीत, 2 नंबर पे आएगा कविता और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है मेरी जन्मभूमि, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है मेरी जन्मभूमि, यानी कि 3 नंबर पे आएगा। और विद्या निवास मिश्र फागुन दुई दिना, ये जो विद्या निवास मिश्र का है, तो आपकी जोड़ी जो बनेगी क्या बनेगी, 4-3-2-1, ये आपकी जोड़ी बनने वाली है, 4-3-2-1 आपकी जोड़ी बनने वाली है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए जरा, अगला प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है कि जय ही पंखी के निहार दोई, कही बिरह के बात, सोई पंखी जाय जरी, तरुई वर होय निपात। ये दोहा जो है आयुक्त है, लेकिन ये क्या है, दोहा जो है आयुक्त है लेकिन अत्युक्ति है, लेकिन यह ऑप्शन नंबर ए संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है, ऑप्शन नंबर बी परिमाण निर्देश के रूप में है, ऑप्शन नंबर सी केवल उत्साहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए हैं, और ऑप्शन नंबर डी अभिधात्मक अर्थबोध के लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है। ये जो पंक्ति दी गई हैं, ये जो दोहा है, ये क्या है, ये एक प्रकार की संवेदना अभिव्यक्त कर रहा है, संवेदना को अभिव्यक्त कर रहा है। इसीलिए यूजीसी नेट ने इस प्रश्न के आंसर को ऑप्शन नंबर ए राइट माना है। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि नीचे दिए गए, प्रश्न नंबर 26 कहता है कि नीचे दिए गए कथन अभिकथन क के रूप में निम्नलिखित को दूसरे कथन ख के रूप में है। जैसे अभिकथन ख को मैं पढ़ रहा हूँ, आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता है, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीन में होती है। ख कारण क्या है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए जरा, क और ख दोनों सही हैं, और ख और क की सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब। क और ख दोनों सही हैं, परंतु ख ऑप्शन जो है वो क की व्याख्या सही व्याख्या करता है। अगला है क सही है परंतु ख सही नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है क सही नहीं परंतु ख सही है। तो इसमें क्या है कि आज अभिकथन जो दिया गया है वो अभिकथन क्या कहता है कि आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय ले पाता है, और ले भी अगर पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीन होती है। और कारण क्या है इसका कि क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति अपनी पहचान खो गई है। मशीनीकरण का उपयोग जैसे बढ़ा है तो व्यक्ति का जो अपना वर्चस्व है वो खो गया है। तो इस कथन में क्या है, क और ख दोनों सही हैं, क भी सही है और ख भी सही है, और ख जो है क की व्याख्या करता है। मतलब ख ऑप्शन यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है, कारण वाला जो ऑप्शन है, वो किसकी व्याख्या करता है, वो का की सही व्याख्या करता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए रामायण का समय, ऑप्शन नंबर बी बंधुत्व किसे कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी अब में नाचो बहुत गोपाल, ऑप्शन नंबर डी रसात्मक बोध के विविध रूप।
तो निम्नलिखित जो हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, रामायण का समय हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ऑप्शन नंबर ए, रामायण का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने द्वारा लिखा गया है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? तो ये जो है, ये ऑप्शन नंबर ए शरद चंद्र जी, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र और ऑप्शन नंबर डी माइकल मधुसूदन दत्त। यानी कि जो आवारा मसीहा है ये कौन से साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो ये शरद चंद्र जी के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के ऊपर आधारित है। शरद चंद्र जी के साहित्य के जीवन के ऊपर आधारित हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 क्या बोलता है? प्रश्न नंबर 29 बोलता है कि तद दोषो शब्दार्थो स्वगुणावनन लंकृति पुनः क्लापी उक्ति किस आचार्य की है? ये जो युक्ति है, ये जो लाइन है, ये किस आचार्य द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए भामा, ऑप्शन नंबर बी धनंजय, ऑप्शन नंबर सी मम्मट एंड ऑप्शन नंबर डी भोजराज। तो जो ये युक्ति जो लिखी है ये आचार्य मम्मट के द्वारा लिखी गई है। आचार्य मम्मट की युक्ति है, आचार्य मम्मट की युक्ति है, आचार्य मम्मट की युक्ति है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, मेरी भव बाधा हरो दोहा जो है में उपयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ को आपको समझाना है। ऑप्शन नंबर ए परछाई, ऑप्शन नंबर बी झलक, ऑप्शन नंबर सी मुस्कान, ऑप्शन नंबर डी दृष्टि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल क और ख, ऑप्शन नंबर बी केवल क और ग, ऑप्शन नंबर सी केवल ख और ग और ऑप्शन नंबर डी केवल ग और घ। तो इसमें है क और ख, मेरी भव बाधा हरो, ये एक दोहा है। झाई का अर्थ आपको बताना है कि झाई का अर्थ क्या होता है। तो झाई का जो अर्थ होता है परछाई होती है और झलक होती है, यानी कि क ऑप्शन और ख ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, जो कि पहले ही नंबर पर है। आ वाला ऑप्शन है आपका राइट आंसर है, क और ख आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है। और 31वां जो प्रश्न है वो है आपका जोड़ी, यानी कि सही सूची को आपको सूची ए और सूची बी को सुमेलित करना है। और सूची ए है शेखर, पहला पॉइंट है शेखर, और शेखर के सामने है निपुणिका। और दूसरा पॉइंट है सिलिया के सामने है तारा। और तीसरा पॉइंट है जयदेवपुरी के सामने है माता दीन। और अगला है बाणभट्ट, और बाणभट्ट के सामने है सरस्वती। और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3 और ऑप्शन नंबर डी 3 4 1 2। तो शेखर जो है, शेखर के सामने आएगा सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और सीलिया के सामने आएगा माता दीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और जयदेवपुरी के सामने आएगा तारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और बचा जो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट के सामने आएगा निपुणिका, बाणभट्ट के सामने आएगा निपुणिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां प्रश्न है। और 32वां प्रश्न क्या कहता है कि विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? विद्यापति की जो पदावली है इसका मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी वया संधि, ऑप्शन नंबर सी पुरुष परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी अनमोल विवाह। नीचे दिए गए विकल्पों का आपको सही चयन करना है। सही चयन में आएगा ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए है केवल क और ख, ऑप्शन नंबर बी है केवल ख और ग, ऑप्शन नंबर सी है केवल ख और घ, ऑप्शन नंबर डी केवल ग और घ। तो विद्यापति की जो पदावली है उसमें वया संधि मुख्य विषय और अनमोल विवाह मुख्य विषय बताए गए हैं, यानी कि ख ऑप्शन और घ ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होने वाला है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33वां प्रश्न है तीसरी कसम कहानी के पात्र आपको बताना है कि तीसरी कथम कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए रमपतिया, ऑप्शन नंबर बी चुरमुनिया, ऑप्शन नंबर सी धुन्नीराम, ऑप्शन नंबर डी पलटदास। नीचे दिए गए विकल्पों का आपको उत्तर का सही चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल क और ख, ऑप्शन नंबर बी दिया है केवल ख और ग, और ऑप्शन नंबर सी दिया है केवल ख और घ, और ऑप्शन नंबर डी दिया है केवल ग और घ। यानी कि जो तीसरी कसम है उसमें धुन्नीलाल या चुन्नी धुन्नीलाल था, धुन्नीराम और पलटूदास या पलटूदास है, ये पलटूदास, यानी कि ग और घ आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 34 कहता है कि निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। पाश्चात्य आलोचक के बारे में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है वुड्सवर्थ, और ऑप्शन नंबर डी है T.H. इलियट। तो रचना की जो प्रक्रिया है उस पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं, कविता की दृष्टि से जो पाश्चात्य आलोचक हैं वो इलियट जी हैं। इलियट यानी कि T.H. इलियट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है T.H. इलियट। और इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 यानी कि 35वां प्रश्न है छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं क्या हैं? देखिए जरा, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। ऑप्शन नंबर बी छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी छायावाद में रचना अन्योक्ति पद्धति पर नहीं की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी व्यंजना पद्धति पर प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प में दिया है पहला ऑप्शन है केवल क और ख, दूसरा ऑप्शन है केवल क और ग, तीसरा ऑप्शन है केवल ख और ग, चौथा ऑप्शन है केवल ग और घ। तो जो छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी की जो है स्थापना है वो क्या है? छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, यानी कि क ऑप्शन राइट है। और छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं, तो यानी कि ख ऑप्शन भी राइट है। तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट होने वाला है, क ऑप्शन और ख ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, पहला ऑप्शन राइट होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न नंबर 36 है निम्न में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? आपको ये बताना है कि जो आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं इसमें से आत्मकथा कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एक कहानी यह भी, ऑप्शन नंबर बी एक कहानी यह भी, तो ये तो आत्मकथा नहीं है। ये आपको बताना है कि आत्मकथा नहीं है, कौन सी आत्मकथा नहीं है। तो एक कहानी यह भी, ये तो आत्मकथा है। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो आत्मकथा नहीं है। और अगला है अन्या से अनन्या, ये भी आत्मकथा है। और शेखर एक जीवनी, ये आत्मकथा नहीं है, यानी कि ऑप्शन क, ऑप्शन नंबर ख और ऑप्शन नंबर घ
दोनों ही आपका राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर घ यानी कि शेखर एक जीवनी ये आत्मकथा नहीं है, और बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी आत्मकथा नहीं है। ये देखने में ऐसी लगती है कि ये आत्मकथा है, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है। आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां प्रश्न है। क्या बोलता है 37वां प्रश्न? ये 37वां प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये दोस्तों हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये यूजीसी नेट का 2022 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र था, और ये प्रश्न पत्र अपने को आने वाली 1 महीने बाद जो एग्जाम है उसमें बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं 37वां प्रश्न है, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन नंबर ए, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसीलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। अगला है ऑप्शन नंबर ख है, राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों ने किया है, किंतु संतों ने नहीं। और ऑप्शन नंबर ग, जो भक्त रामचरित मानस का आह्वान करता है वह मध्याह्न से पूर्व सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। और अगला ऑप्शन है, जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह है राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करना है, केवल क और ख, ऑप्शन नंबर बी केवल क और ग, ऑप्शन नंबर सी केवल क और घ, ऑप्शन नंबर डी केवल ख और घ। तो रामचरितमानस के अंत में जो कही गई तुलसीदास की बातें हैं वो मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसीलिए हे राम मेरी बाधा को दूर करो, ये पहला ऑप्शन राइट है। और जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो, यानी कि क ऑप्शन और घ वाला ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। क वाला ऑप्शन और घ वाला ऑप्शन राइट होने वाला है, क्योंकि रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास जी ने जो कुछ बातें कही, राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों ने किया किंतु संतों ने नहीं, ये तो नहीं किया था, संतों ने भी किया है। जो भक्त रामचरितमानस का आह्वान करता है वो मध्याह्न के पूर्व सूर्य की तरह चमकने तेज वाला होता है, ये भी कोई राइट नहीं है। यानी कि क वाला ऑप्शन और घ वाला ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है। प्रश्न नंबर 38वां क्या बोलता है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसकी भूमि मतलब उसी की तरह जो कौन सी कहानी रचित है। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी परंदे, ऑप्शन नंबर सी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के पर रचित कहानी जो है वो है ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। इसमें ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, और इस कहानी में एक लहना सिंह होता है और एक सूबेदार होता है, और बहुत शानदार कहानी है, एक बार जरूर देखें। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। किसान ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विकट भट्ट, और ऑप्शन नंबर सी केशव की कथा, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्र भारती। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो राष्ट्र भारती नहीं मानी गई है, राष्ट्र भारती नहीं है, और 3 जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, इसलिए आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। और इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40वां जो कि फटिक भूमि पर कर पग छाया ये शोभा अति रजित करी करी प्रतिपद प्रतिमिनी वसुधा कमल बेटकी सजाती। उपयुक्त काव्य की जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जी की, ऑप्शन नंबर बी मलक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, और ऑप्शन नंबर डी कबीरदास जी। यानी कि ये जो रचनाएं हैं ये जो पंक्ति हैं ये सूरदास जी की पंक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि
सूरदास जी की ये पंक्ति हैं। ये पंक्ति जो है ये सूरदास जी की पंक्ति हैं। प्रश्न नंबर 41 है, कवि की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। ये कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन नंबर ए एजरा पाउंड, ऑप्शन नंबर बी क्लिंथ बुरक्स, ऑप्शन नंबर सी जॉन डर और ऑप्शन नंबर डी हाइडेगर। तो ये जो पंक्ति है कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, ये है क्लिंथ बुरक्स की प्रमुख का कथन है ये। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42वां है। प्रश्न नंबर 42 है कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडा राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन नंबर ए रेवा तट पर मृगया के लिए, ऑप्शन नंबर बी रेवा नदी की नौका विहार के लिए, ऑप्शन नंबर सी गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गोरी के मानभंग के लिए। तो रेवा देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? कि रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा तट पर मृगया के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। यूजीसी नेट का प्रश्न पत्र हम लोग हल कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2022 का हम प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इस 2022 के प्रश्न पत्र को देखने पर आपको ऐसा लगेगा एग्जाम में जाने पर कि हाँ वाकई में जो हमारे द्वारा 2022 का जो प्रश्न पत्र हल किया है ऐसे ही प्रश्न यूजीसी नेट में आने वाले हैं। इसी के साथ 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषा में शामिल नहीं है? प्रश्न को भी हमें ध्यान से पढ़ना होगा कि नहीं पूछा है या पूछा है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी अरबी, ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो अरबी भाषा शामिल नहीं है। अरबी यानी कि ऑप्शन नंबर सी स वाला ऑप्शन, अरबी भाषा सम्मिलित नहीं है, अरबी भाषा सम्मिलित नहीं है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है। प्रश्न नंबर 44 है कि निम्न में अज्ञेय की रचनाएं हैं। आपको अज्ञेय जी की, हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी की रचना को बताना है। कौन सी है? आंगन के पार द्वार, ऑप्शन नंबर बी इतने पास अपने, ऑप्शन नंबर सी नदी पर बांग की छाया, ऑप्शन नंबर डी कुछ पते कुछ चिट्ठियां। तो निम्नलिखित में से आपको विकल्प का चयन करना है और बताना है कि कौन सी जो रचनाएं हैं वो अज्ञेय की हैं। तो अज्ञेय जी की जो रचना है वो कौन कौन सी है? अज्ञेय जी की जो रचना है केवल क और ख, केवल ग ख और ग, केवल ग और घ और केवल क और ग। तो क वाले ऑप्शन यानी कि आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी का है, आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी का है। और नदी पर बांग की छाया भी अज्ञेय जी का ही है, नदी पर बांग की छाया भी अज्ञेय जी का ही है। इतने पास अपने और कुछ पते कुछ चिट्ठियां अज्ञेय जी की रचनाएं नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। क्या व्यक्त हुए हैं? मुक्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना। राग दरबारी में हुआ है ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बिल्कुल हुई है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर डी कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है क ख ख ग क ग और क ख और ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है। क ख यानी कि ग्रामीण करुणामय और घ कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। ख ऑप्शन और घ ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 46 है, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम क्या है? क वाला ऑप्शन आपका बंटी, ख वाला ऑप्शन धरती धन्ना अपना, ग वाला ऑप्शन झूठा सच और मैया दास की माड़ी ऑप्शन नंबर 4। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। पहले जो आया है झूठा सच, और पहले नंबर पे आएगा झूठा सच, और दूसरे नंबर पे आएगा धरती धन्ना अपना, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका बंटी, और चौथे नंबर पर आएगा मैया दास की माड़ी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है 3 2 1 4 आपका राइट आंसर होने वाला है। 3 2 1 4। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। प्रकाशन वर्ष से संबंधित 4 या 5 प्रश्न आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलेगा। आंखों देखा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीड़ों पर चांदनी, ऑप्शन नंबर डी नए दिन में 10 दिन, और ऑप्शन नंबर डी पैरों में पंख बांधकर। तो आपका जो है ऑप्शन, आपको सही क्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो पैरों में पंख बांधकर आएगा 1 नंबर पर, और चीड़ों पर चांदनी आएगी 2 नंबर पर, और 3 नंबर पे आएंगे नए चीन में 10 दिन, और आंखों देखा पाकिस्तान का सन बाद में आएगा। यानी कि 4 2 3 1 ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। सूची दी गई है। सूची में बताया है कि विषम की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान के सामने है जयशंकर प्रसाद, और मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार इनके सामने है मैथिली शरण गुप्त, और दिन 12 वर्षों में गुड़े के भी सुने गए फिरते सुमित्रा नंदन पंत, तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लो उस और क्या, अब महादेवी वर्मा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होने वाला है, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है, ये आपको बताना है। चौथा ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चौथा ऑप्शन इधर है 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4, ये आपका चौथा ऑप्शन है और यही आपका राइट है 1 3 2 4। यानी कि विषम की पीड़ा से व्यक्त 1 के सामने 1 ही आएगा और 2 के सामने सुमित्रा नंदन पंत, मिलन के पल केवल 2-4 दिन सुमित्रा नंदन पंत, और दिन 12 वर्षों के कूड़े भी सुन रहे फिसल यानी कि मैथिली शरण गुप्त, और 4 नंबर पे आएगा तोड़ दो यह क्षितिज भी देख लो उसकी और क्या, जयशंकर प्रसाद। ये जोड़ी थोड़ी सी टफ पढ़ने वाली है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है, जो क्या है देखते हैं जरा। नीचे दिए गए कथन को आपको बताना है कि कथन क्या है। कथन है, कारण और कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में है। क्योंकि अपने उन्माद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ में बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। उपयुक्त कथन आलोक ने नीचे दिए गए विकल्पों का उपयुक्त चयन करना है। क और ख दोनों सही हैं और ख और ख की व्याख्या करता है तो बिल्कुल सही है। इसी के साथ इसी प्रश्न में जो है कि पहला ऑप्शन ही आपका राइट होने वाला है। दोस्तों टाइम का वजह से हम लोग थोड़ा सा स्पीड में बढ़ रहे हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, जात ले जात टके शेर जात 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं 1 टके के वास्ते। अंधेरी नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है। यह नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं।
ऑप्शन नंबर बी, यह यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण होती हैं। और ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र में मूल्य अवस्थाएं अपरिवर्तित हैं। यानी कि अंधेरी नगरी में क्या हो रहा, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट और असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। अंधेर नगरी में, अंधेर नगरी चौपट राजा जो कहानी है उसमें क्या हो रहा है कि इसमें सभी लोगों का भाव एक है, सभी साधारण असाधारण सभी एक जैसे ही भाव बिक रहे हैं। ये रहे आज के दोस्तों, ये रहे आज के कल हमने 20 प्रश्न पढ़े थे और आज 30 प्रश्न हमने पढ़े। तो यूजीसी नेट का जो 2022 का जो पेपर है, 2022 का जो यूजीसी नेट का जो पेपर है, उस पेपर से आज हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं, 50 प्रश्न कर लिए हैं। कल फिर हम कुछ प्रश्न इसके करेंगे और ऐसे 3 या 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग पूरे 100 प्रश्न कर लेंगे। और ये जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2022 की दृष्टि से। 2022 का हम पूरा पेपर हल कर रहे हैं और ये प्रश्न यानी यूजीसी नेट में ही नहीं, लेकिन एमपी टेट ग्रेड 2, एमपी टेट ग्रेड 2 और अन्य एग्जामों में भी ये प्रश्न आने की संभावना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।